मेडिकल लवेरिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस के बारे में अपन समझेंगे। हीमोस्टेसिस जो वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना है। हीमोस्टेसिस HAEMO हीमो प्लस स्टेसिस ये दो वर्ड से मिलकर ना हीमो प्लस स्टेसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है रुकना, स्टॉप होना। तो ब्लड का स्टॉप होना, ब्लड स्टॉप कब होता है कि जब भी अपनी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो ब्लड क्या होता है, अपनी ब्लड वेसल से बाहर निकलता है, पर उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो रुक जाता है। तो वो कैसे रुकता है, वही प्रोसेस कहलाती है हीमोस्टेसिस। कैसे रुकता है हीमोस्टेसिस, ये प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसको अच्छे से समझेंगे। आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। हीमोस्टेसिस इज ए प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, मीनिंग टू कीप ब्लड विद इन ए डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। हीमोस्टेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग को मतलब रक्तस्राव को रोका जाता है। मतलब कीप ब्लड विद इन ए डैमेज ब्लड वेसल्स, मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है उसको उसी ब्लड वेसल्स में ही बनाए रखना, ब्लड को बाहर ना निकलने देना, रक्त को। ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन हीमोस्टेसिस। तो मैंने आपको एक और डेफिनेशन लिख दिया। हीमोस्टेसिस इज प्रोसेस बाय विच एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड एक्स्ट्रावेस्कुलरली। एक्स्ट्रावेस्कुलरली का मतलब है, एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर, वेस्कुलरली का मतलब वेसल से बाहर निकलने कि जो प्रक्रिया होती है ब्लड की उसको रोका जाता है। यही प्रोसेस कहलाती है हीमोस्टेसिस। आगे चलते हैं। व्हेन ब्लड इज सेड आउट, जब भी ब्लड अपनी ब्लड वेसल से बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, ब्लड होता है फ्लूइडिटी होती है ब्लड की, एक द्रव्य होता है। ये क्या करता है, एक सेमी सॉलिड पदार्थ में चेंज हो जाता है और इसमें 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो हम हीमोस्टेसिस की स्टेप पढ़ेंगे। हीमोस्टेसिस की स्टेप देखें तो हीमोस्टेसिस की ये 4 स्टेप होती हैं। ये स्टेप्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन, अपन ब्लड कोगुलेशन बोलें तो एक ही बात, हीमोस्टेसिस बोलें तो एक ही बात। हीमोस्टेसिस की चार प्रोसेस में संपन्न होती है। क्या होता है, अपने जो ब्लड है उसको जब भी अपने इंजरी होती है तो क्या होता है, 4 प्रोसेस होती हैं। वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। पहले तो सबसे, जब भी कोई भी ब्लड वेसल्स में इसमें ब्लड बह रहा है, अगर ब्लड वेसल्स में मान लो ये ब्लड वेसल्स है पूरी, इस ब्लड वेसल्स में इस जगह हुई इंजरी, क्या हुई, इस जगह मान लो होती है इंजरी, इस जगह मान लो अपने इंजरी हो जाती है, इस जगह इंजरी हो जाती है। यदि इंजरी होगी तो ब्लड कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। यदि ब्लड बाहर निकलेगा, इस ब्लड को बाहर ना निकलने से रोकने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ये 4 स्टेप में संपन्न होती है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले तो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या हो जाएगी, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन पहली प्रोसेस को बोलते हैं बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स का क्या, सिकुड़ना। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तीसरी जो होती है वो होती है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होती है, तीसरी होती है ब्लड क्लॉटिंग। और चौथी जो होती है वो होती है फिब्रिनोलाइसिस। क्या होती है, फिब्रिनोलाइसिस। ये 4 प्रक्रिया होती हैं, इनके द्वारा ब्लड क्या होता है, रुकता है। इसी को कंबाइन में करके क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। मतलब सबसे पहले अगर इंजरी हुई तो इस वेसल्स का क्या होता है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो कि अपन आगे डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पर प्लेटलेट आकर जम जाती है, वो आकर जम जाएंगी। बोलो इस साइड पर इंजरी हुई तो मान लो पहले तो ब्लड क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई। मान लो होल इतना था, मान लो इतनी सी गैप था, वो लोग कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो थोड़ा सा गैप तो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब पहली प्रोसेस कंप्लीट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। दूसरी प्रोसेस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। बोलो इस साइड पर मान लो यहाँ इंजरी हुई तो यहाँ पर प्लेटलेट जम जाएंगी, बोलो जम जाएंगी कि नहीं जम जाएंगी।
तो बोलो बाहर ब्लड जाएगा क्या, कम जाएगा, जाएगा तो पर कम जाएगा। तो मतलब ये भी क्या है, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस, मतलब ब्लड को बाहर जाने नहीं दे रही। और फिर होता है ब्लड क्लॉटिंग। फिर इस जगह क्या होता है कि अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, एक जेली नुमा एक संरचना बन जाती है, एक क्लॉट बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, जिससे ब्लड बाहर नहीं जाता। फिर लास्ट में एक प्रोसेस होती है थक्का, बोलो थक्का बना तो ब्लड बाहर जाएगा नहीं, तो बाहर से स्किन इसको क्या कर देती है, रिपेयरिंग हो जाती है। रिपेयरिंग हो गई तो बोलो इस थक्के को हटाना जरूरी है, तो एक प्रक्रिया होती है फिब्रिनोलाइसिस, इसके द्वारा ये थक्का हट जाता है। इस प्रकार ये पूरी हुई अपनी हीमोस्टेसिस। अब अपन उसको डिस्क्रिप्शन से समझेंगे, कैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, कैसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ, कैसे ब्लड क्लॉटिंग हुआ, कैसे फिब्रिनोलाइसिस हुआ। और आपको पता होगा कि इस हीमोस्टेसिस और ब्लड क्लॉटिंग में दो ही चीज़ हेल्प करती, मेनली जो दो चीज़ हेल्प करती हैं, प्लेटलेट और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्लेटलेट का काम रक्त का थक्का बनाने का होता है। वो कैसे बनाती है, कैसे ब्लीडिंग को रुकवाती है, कैसे ब्लीडिंग को, रक्त स्राव को रोकती है, जो कि हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में समझेंगे, मैंने आपको बताया था। तो और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैसे काम आते हैं तो हम पढ़ेंगे आगे। हीमोस्टेसिस प्रोसेस में पहली स्टेप होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या वेजो स्पाज्म, मतलब वेसल्स का नैरोइंग होना, वेसल्स का सिकुड़ना, और या वेजोस्पाज्म। कैसे होती है ये प्रोसेस, कैसे सिकुड़ती है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अपन पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स में, अपनी ब्लड में क्या होता है, जब भी इंजरी होती है अपनी, ये मान लो कोई ब्लड वेसल्स है, इसमें मान लो यहाँ इंजरी हुई तो क्या होता है कि इसके अंदर प्लेटलेट होती हैं, प्लेटलेट बैरी होती हैं। अब ये प्लेटलेट क्या करती हैं, जब भी इंजरी होती है तो ये उस साइड पर जाकर क्या हो जाती हैं, चिपकती हैं। क्या होती हैं, चिपकती हैं। तो ये क्या करती हैं, एक 5-HT नाम का सबस्टांस सीक्रेट करती हैं, 5-HT नाम का सबस्टांस सीक्रेट करती हैं। इस 5-HT को अपन बोलते हैं सीरोटोनिन। क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है सीरोटोनिन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है, वेजो का मतलब होता है वेसल्स, क्या होता है, वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, नैरोइंग होना। तो इस प्रकार वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, उस जिस साइड पर इंजरी है वहां से सिकुड़ जाती है हल्की सी। बोलो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रोसेस बाय विच द इंजर्ड ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, जो इंजरी हुई है उस ब्लड वेसल से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। व्हेन वेन आर्टरी एंड आर्टरियल्स आर डैमेज्ड द सर्कुलर स्मूथ मसल्स इन देयर वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। यानी कि जब भी कोई आर्टरी और आर्टरियल्स में डैमेज होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो बोलो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो ब्लड कम बाहर निकलेगा। व्हेन देयर इज इंजरी टू ब्लड वेसल्स प्लेटलेट गेट अटैच टूवर्ड इट। जब भी कोई भी ब्लड वेसल से इंजरी होती है तो वहाँ पर प्लेटलेट आकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, एंड स्टिक टू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। दे रिलीज 5-HT, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिलीज करती है, उसको सीरोटोनिन बोलते हैं। ये सीरोटोनिन क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिससे ब्लड लॉस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ब्लड का जो लॉस हो रहा था, बाहर निकल रहा था, वो कम निकलेगा। ये होती है पहली प्रोसेस, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, यानी कि ब्लड वेसल सिकुड़ गई उस जगह से, उस साइड से। फिर क्या होता है कि प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होता है। प्लग का मतलब एक तरह का गुच्छा बन जाता है कि डार्ट लग जाती है उस जगह, जैसे इंजरी हुई है तो क्या होगा, मान लो ये है, ये तो है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में मान लो यहाँ ये हुई इंजरी, ब्लड वेसल्स में ये इंजरी हुई, बोलो इस जगह इंजरी हो गई, बोलो कट लग गया तो अंदर से प्लेटलेट आके जम जाएंगे, बोलो डार्ट लग गई कि नहीं लग गई, एक स्टॉपर लग गया कि नहीं लग गया, बोलो ब्लड बाहर निकलेगा क्या, अंदर आए, यहाँ से ब्लड बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लेटलेट आगे जम गई। कैसे जम के वही पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जब भी इंजरी होती है ब्लड वेसल से, प्लेटलेट क्या होती है, उस साइड पर आकर चिपक जाती है। तो प्लेटलेट क्या करती है, एक चीज रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एडीपी। क्या बोलते हैं, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी रिलीज करती है। और ये एडीपी क्या करवाता है, एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से अट्रैक्ट करवाता है। अरे अट्रैक्ट करवाएगा तो बोलो चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे आपस में, इसलिए प्लेटलेट आपस में चिपक जाती हैं। और जो इंजरी साइट पर, मान लो ये इंजरी हुई है, इंजरी साइट पर जो होल बना है, बोलो यहाँ गैप भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, प्लेटलेट से भर जाएगा। तो इसलिए ब्लड बोलो कम बाहर, ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कम निकलेगा बाहर। तो ये बोलो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये ब्लड को बाहर नहीं जाने जा रही। मतलब पहली प्रोसेस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी प्रोसेस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन।
हीमोस्टेसिस में पर तीसरी जो प्रोसेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो तीसरी जो प्रोसेस है, इससे तो मिलियन क्वेश्चन है, हर बार आता है, ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड का थक्का, एक थक्का बनता है, क्लॉट बनता है। वो कैसे बनता है? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं ये क्या है, एक थक्का बनाने का काम करते हैं, फिब्रिन का क्लॉट बनता है। एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, एक दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को करता है, ऐसे ही एक क्रम है, इनका एक ऑर्डर है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। वो एक दूसरे को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो अपन पढ़ेंगे पहले, ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए परमानेंट और स्टेबल फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन अकर। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें परमानेंट स्टेबल फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। फिब्रिन का एक क्लॉट थक्का बनता है, फिब्रिन का एक क्लॉट बनता है। ठीक है, अपनी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये 13 की 13 इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं, असक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और इसलिए ही ब्लड का थक्का नहीं बनता। क्योंकि थक्का नहीं बनता क्योंकि सारे इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? जब भी आपकी ब्लड वेसल से इंजरी होती है, तभी ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो बोलो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगी तो वहां पर एक क्लॉट बन जाता है उस इंजरी साइड पर, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो कैसे बनता है? ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये इनका जो एक्टिवेशन है वो दो तरह से होता है। इनके दो पाथवे हैं, एक तो एक्सटेंसिव पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सटेंसिव पाथवे तो होता है टिश्यू के लिए, बाहर के लिए, और इंट्रिंसिक पाथवे होता है ब्लड वेसल अंदर, एंडोथेलियम के लिए। मतलब इंट्रिंसिक का मतलब अंदर और एक्सटेंसिव का मतलब बाहर। तो कैसे होती है? दो पाथवे हैं, एक इसको अपन कुछ इस प्रकार समझेंगे। ये दो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या होता है इसमें? जब भी एंडोथेलियम जो लेयर है उससे मान लो रप्चर होता है, ब्लड वेसल्स में रप्चर होता है, तो 12 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 टोटल होते हैं। मैंने आपको पहली वाली जो वीडियो है उसमें बता दिया गया है। 12 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एंडोथेलियम के रप्चर होने से क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। बोलो 12 में एक्टिव हो गया, 12 में पहले इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया। किसकी वजह से? एंडोथेलियम रप्चर हुई। अगर 12वां जो एक्टिवेट होता है और ब्लड के अंदर पड़ा रहता है 11वां जो इनएक्टिव अवस्था में असक्रिय है, 12वां जो एक्टिव हुआ है वो एक्टिव करता है 11वें को। 11वां एक्टिव हो गया, 11वां जो एक्टिव हुआ है वो 9वें को एक्टिव कर देता है, 9वां एक्टिव हो गया। 9वां जो एक्टिव हुआ है वो 8वें को एक्टिव कर देता है, 8वां जो एक्टिव हुआ है वो 10वें को एक्टिव कर देता है, 10वां जो एक्टिव हुआ है वो 5वें को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। कुछ इस प्रकार ये चलता है। आगे की प्रोसेस अपन जस्ट पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? 5वां एक्टिव होता है। 5वां जब एक्टिव होता है तो 5वां एक्टिव, 10वां एक्टिव और चौथा एक्टिव, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। 5वां क्लॉटिंग फैक्टर, 10वां क्लॉटिंग और चौथा क्लॉटिंग फैक्टर जो कि एक्टिव है, वो दूसरे नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को किस में बदलते हैं? थ्रोम्बिन में। दूसरे नंबर का होता है प्रोथ्रोम्बिन, और इसको किस में बदलते हैं? थ्रोम्बिन में बदलते हैं। और जो थ्रोम्बिन है वो पहले नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, उसको फिब्रिन में बदलते हैं। फिब्रिन एक जालीनुमा संरचना होती है, नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्लॉटिंग नंबर 13 की प्रेजेंस में इस प्रकार एक जेलीनुमा संरचना क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो अपन ने पढ़ा था इंट्रिंसिक पाथवे। फिर अपन पढ़ते हैं मान लो एक्सटेंसिव पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे था रप्चर एंडोथेलियम के लिए, और एक्सटेंसिव पाथवे है टिश्यू के लिए। जब भी टिश्यू में डैमेज होता है तो क्या होता है? टिश्यू में डैमेज हुआ तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है तीसरे नंबर के का नाम होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो रिलीज होता है। जब टिश्यू में इंजरी होगी, टिश्यू में इंजरी हुई तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा तीसरे नंबर का एक्टिव हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का क्या करेगा? 8वें को एक्टिवेट कर देता है। 8वें का जो एक्टिवेट हुआ है वो 10वें को एक्टिवेट कर देता है। 10वां जो एक्टिवेट हुआ है वो 5वें को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी 10वें वाली, यहाँ 10वें वाली, यहाँ भी 5 वाली। सेम प्रोसेस है कि 5वां जो एक्टिव हुआ है वो, और 10वां एक्टिव हुआ है वो, और चौथा एक्टिवेट हुआ है वो, ये मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल पाता है, और फिब्रिन क्लॉटिंग नंबर 13 यानी कि 13 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट, एक स्थायी फिब्रिन का क्लॉट थक्का बन जाता है। इस प्रकार इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। मैंने ओनली ये समझने के लिए नंबर लिखा है। हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर को रोमन संख्या में अपन लिखते हैं, उनका जो ऑर्डर है वो रोमन संख्या में लिखते हैं। मैंने इस पाथवे को आपको विद नेम सहित लिख दिया। आपको जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको रोमन लेटर में लिखना है। जैसे ये क्लॉटिंग फैक्टर है, हेजमैन फैक्टर है, ये होता है 12वें नंबर का, 10, 11, 12, अपन 12वें नंबर का लिख देना। ये हेजमैन फैक्टर 12वें नंबर का एक्टिवेट वाला है, ये एक्टिवेट वाला क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, ये होता है 11 नंबर का। कितने नंबर का? 11 नंबर का। इस पर 11वां लिख देना आप। ये 11वां क्या है? एक्टिव है। जैसे मैंने अभी पिछले जस्ट अभी उसमें बताया था, तो वही है। यहाँ मैंने उनके एक काउंटिंग में, नंबरिंग में मैंने नंबर लिख दिए हैं, आप यहाँ रोमन संख्या लिखने हैं।
तो यहाँ क्लियरली समझाया गया है इंट्रिंसिक पाथवे जब भी एंडोथेलियम रप्चर होती है तो ये 12 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है 12 नंबर को मतलब एंडोथेलियम रप्चर होती है तो 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाता है। 12 नंबर का एक्टिव हो गया ये इसको एक्टिव कर देता है, 11 को एक्टिव कर देता है। 11 का जो एक्टिव हुआ वो ये 9वां जो क्लॉटिंग फैक्टर है 9वां क्लॉटिंग फैक्टर है इसको क्या कर देता है एक्टिव कर देता है। और 9वां जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 8वें को एक्टिव कर देता है। 8वां जो एक्टिव है वो 10वें को एक्टिव कर देता है। 10वां जो एक्टिव है वो 5वें को एक्टिव कर देता है। 5वां एक्टिव हुआ और 10वां क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हुआ और जो तीसरे नंबर का यानी कि चौथे नंबर का यानी कि चौथा 10वां जो एक्टिव हुआ 5वां एक्टिव हुआ और चौथे नंबर का एक्टिव हुआ ये तीनों मिलकर क्या करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं। क्या करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलता है और फिब्रिन क्लॉटिंग नंबर 13 की प्रेजेंस में क्या हो जाता है स्टेबल फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट मतलब हीमोस्टेसिस प्रोसेस में हमने पढ़ा सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हुआ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई। फिर दूसरी हुई प्लेटलेट फॉर्मेशन, जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर प्लेटलेट आकर क्या हो जाती है चिपक जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड का क्लॉट वहाँ थक्का जम गया तो मतलब ब्लड बाहर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो यही तो मैकेनिज्म है, यही है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म और यही है हीमोस्टेसिस। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में फिब्रिनोलाइसिस मतलब जो फिब्रिन का जालीनुमा जो नेटवर्क बनता है वो क्या हो जाता है हट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका और क्लॉट वहाँ पर जो बनता है उसका क्या हो जाता है डिजोल्व हो जाता है। इस प्रकार ये हो गई हीमोस्टेसिस की सारी प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग की इस प्रोसेस में जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसमें अपन एक चीज़ समझ सकते हैं, इसको अपन 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि आपने देखा होगा ये सारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो एक्टिवेट हुए हैं वो क्यों एक्टिवेट हुए हैं, वो इसलिए एक्टिवेट हुए हैं कि ये प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल सके थ्रोम्बिन में बदल सके। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करें क्यों कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल सके। ठीक है, तो इन सभी को अपन क्या बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए तो ये सारे एक दूसरे के लिए एक्टिवेट हुए हैं, इनको सभी को क्या बोल सकते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोल सकते हैं। इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में पहली स्टेज हो गई फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इनको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के ही तो क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद दूसरी स्टेज अपन बता सकते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। मतलब फिब्रिन क्या होती है कि जालीनुमा थ्रेड संरचना होती है, एक जाल बन जाता है फिब्रिन का। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फिब्रिन फिर जाल बन जाता है किसकी प्रेजेंस में थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की हम 3 स्टेज बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। बस यही है। आपको बता दूं कि विटामिन के जो होता है वो क्या करता है कि क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब लीवर में हेपेटोसाइट्स में जो भी क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं वो विटामिन के की वजह से बनते हैं, मतलब विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर दूसरा 7वां 9वां 10वां इन क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, विटामिन के बनवाता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं तो वो लोग ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होगी क्या, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, प्लेटलेट फॉर्मेशन होगा, बट ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होगी तो क्या होगा ब्लड क्या निकलता ही रहेगा कंटिन्यू। बोलो क्लॉट यानी कि विटामिन के की कमी तो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी तो बोलो क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है उसका टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि विटामिन के की जब कमी होती है तो अपना क्लॉटिंग टाइम सीटी बढ़ जाता है, इंक्रीज सीटी क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन के बनवाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं बनते नहीं है। क्यों, विटामिन के की क्या है कमी है, विटामिन के की कमी में ही क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। विटामिन के होता है तो ही क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, विटामिन के की कमी होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं, इसलिए क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। ये हो गया अपना हीमोस्टेसिस और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म।